हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एरोलास्टिसिटी पढ़ा। एरोलास्टिसिटी का एसेंस पढ़ा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। तो अब थोड़ा सा लिटिल डेप्थ साइड चलते हैं। ओके। तो हम पहला केस लेंगे। तो पहला था वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का था ना, स्टैटिक केस में डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो उसमें क्या है, जनरली हम क्या है एलिप्टिकल मान लेते हैं ना, लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन आइडियल केस। ठीक है, परफेक्टली फाइन। ठीक है, जब हम रिजिड बॉडी मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग कर सकते हैं लिफ्ट की। ये वन साइड ऑफ द विंग का मैंने ड्रा करके दिखाया। जैसे विंग है, वन साइड का स्पैन जो है, हाफ ऑफ द स्पैन का मैंने ड्रा करके इलेक्ट्रिकल लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। पर ये जब ये फ्लक्स होगा, बेंडिंग होगी, ट्विस्टिंग होगी, तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ऐसा ना हो करके इस टाइप का हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि इस टाइप का हो जाए। तो देखिए, एरोलास्टिसिटी की वजह से आप एक समान पैटर्न नहीं देख पा रहे हैं लिफ्ट का। मतलब हो सकता है रूट से ज्यादा लिफ्ट मिल जाए, उसके थोड़ी देर बाद कम मिले, उससे थोड़ी देर बाद ज्यादा मिले, फिर उसके थोड़ी देर कम मिले। ठीक है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट पता हमको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्या होगा, एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा। एरोडायनामिक मॉडल के बेसिस पे आप फ्लाइट कंट्रोलर डिजाइन करोगे। ठीक है, तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका महत्व। अगर गलत आपका प्रेडिक्शन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का ना, तो आप गलत एरोडायनामिक मॉडल लेकर के एयरक्राफ्ट डिजाइन को आगे बढ़ाओगे, फ्लाइट कंट्रोलर को डिजाइन करोगे, और ये बाद में काफी एडवर्स इफेक्ट देगा। ठीक है, अगर दूसरा केस ले हम स्टैटिक एरोलास्टिसिटी का, जो कि क्या था, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। ठीक है, तो पहले हम 2D केस लेंगे एयरफॉयल के केस में। ठीक है, मान लीजिए आपने एक एयरफॉयल ये है। ठीक है, सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम कर्वेचर होगा, ये ट्रेलिंग एज है, लीडिंग एज है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपको कॉर्ड मिल जाएगी। राइट, ये लीडिंग एज है एंड ये ट्रेलिंग एज। ठीक है, ये C/4 लाइन होगी कुछ, C/4 लाइन। अब जब विंग ट्विस्ट होगी, और ये मान लीजिए कि टॉर्सनल एक्सिस यहाँ पे है, तो आप जो विंग ट्विस्ट होगी तो आपका विंग कुछ ऐसा आ सकता है। राइट, तो अगर मान लीजिए ये कॉर्ड है जब विंग ट्विस्ट नहीं था। ठीक है, तो ये कॉर्ड थी। राइट, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये एंगल जो बनेगा ये अल्फा होगा। अब क्या है, कॉर्ड जो है वो चेंज हो गई। अब अगर यहाँ लीजिएगा तो यहाँ से कॉर्ड आएगी। ठीक है, और इनको ज्वाइन कीजिएगा, लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है ये इतने अमाउंट ऑफ ट्विस्ट हो गया। तो अब जब नया एंगल ऑफ अटैक बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा प्लस थीटा टी। और जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है उसको आप बोल सकते हैं फ्लेक्सुरल एक्सिस, जहां पे वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी मॉडलिंग के लिए कैसे मॉडल कर सकते हैं कि कितना रिस्टोरिंग फोर्स देगा। क्या कर सकते हैं, एक स्पाइरल स्प्रिंग लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है,
और ये जो उसका लिफ्ट लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ये c/4 था, तो मैं लिफ्ट लाइन को ऐसे डिनोट कर दे रहा हूं L सिंपली, और इसके बीच की डिस्टेंस को मैं xc मान ले रहा हूं। c xc इस वजह से क्योंकि सारी चीजें खेल जो है कॉर्ड लेंथ के अंदर हो रहा है, तो c का कुछ फ्रैक्शन होगा जो कि ये डिस्टेंस होगा, इसी वजह से वो x डिनोट किया था। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि एक तो लिफ्ट है और एक इसका खुद का मोमेंट होगा एरोडायनामिक सेंटर के अबाउट, उसको हम डिनोट कर सकते हैं लेट्स से m नॉट। तो अगर अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, L इंटू xc प्लस m नॉट इक्वल टू, अगर ये स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, kt है, तो kt इंटू थीटा विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो क्या हुआ इक्वेशन, L xc प्लस k L xc प्लस m नॉट इक्वल टू kt थीटा t। तो L को हम स्पेंड कर सकते हैं हाफ रो स्क्वायर s सी एल आई एक्स सी, एम नॉट को हाफ रो वी स्क्वायर एस सी इंटू सी एम नॉट। ठीक है, अब हम के टी इंटू थीटा टी ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर एस सी कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं सी एल एक्स प्लस सी एम नॉट के टी इंटू थीटा। आपने ये कर्व पढ़ा होगा, सिमेट्रिकल के लिए ये रहता है, कैम्बर्ड के लिए ये रहता है। ठीक है, ये अल्फा एंगल ऑफ अटैक अल्फा है, ये सी एल है, और ये जो इंटरसेप्ट है इसको बोलते हो सी एल नॉट। पर अब अगर सी एल को स्पेंड करेंगे, यू स्पेंड सी एल, सो हाफ रो स्क्वायर एस सी, इसको सी एल लिखोगे एंड सी एल एल्फा, इससे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, बट एल्फा के जगह पर ये वाला एंगल ऑफ अटैक के जगह पर अब जो एंगल ऑफ अटैक होगा वो एल्फा प्लस थीटा टी होगा, नया एंगल ऑफ अटैक कह सकते हैं आप, एल्फा प्लस थीटा। ठीक है, एन प्लस सी एम नॉट के टी इंटू थीटा टी। ठीक है, अब आप थीटा टी को एक साइड ले लें। थीटा टी को एक साइड लेने के लिए पहले आप जो इक्वेशन है वो एसिटिस पहले उतार दीजिए, हाफ रो स्क्वायर इंटू सी एंड सी एल नॉट, दिस इज x, right? So you will have a CL naught x plus CL alpha into x and plus CL alpha theta t into x, CL alpha theta t into x. Okay, so that is the case. यहाँ पे अल्फा होगा, ठीक है, राइट, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, के टी इंटू थीटा टी रहेगा। ठीक है, अब अगर थीटा टी अगर आप लिखेंगे तो आप थीटा टी ये लिख सकते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर एस सी सी एल नॉट प्लस सी एल एल्फा इंटू एल्फा एक्स के टी माइनस हाफ रो वी स्क्वायर एस सी
CL अल्फा x, राइट। सो ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। लेट मी वेरीफाई दिस। प्लस CM नॉट प्लस CM नॉट plus CM naught plus CM naught. Okay, so that is the theta t expression, right? तो विंग डाइवर्जेंस के वजह से विंग हो सकता है 90 डिग्री ट्विस्ट हो जाए, कंप्लीट डाइवर्जेंस। सो इफ थीटा टी इज 90, यू विल से कंप्लीट डाइवर्जेंस, राइट? हाउ इट विल बिकम थीटा इक्वल टू 90? अब कैसे होगा थीटा इक्वल टू 90? ये टर्म जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ KT minus half rho V square SC CL अल्फा इंटू एक्स बिकम जीरो। तो आप यहां से स्पीड लिख सकते हैं V इक्वल टू 2KT रो SC CL अल्फा इंटू एक्स, ये स्पीड आ गई। अब जरा आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। अब ये स्पीड को आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस स्पीड। देखिए अगर x जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ फिजिकली, जो लिफ्ट लाइन है और फ्रैक्चुलर एक्सिस है वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब फिजिकली डाइवर्जेंस कभी होगा नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंस स्पीड इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्योर रिजिड केस हुआ। दूसरा देखिए KT ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, विंग की रिस्टोरिंग टेंडेंसी ज्यादा है। अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वापस रिस्टोरिंग कंडीशन में विंग आ जा रही है, ठीक है, रिस्टोर हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर KT ज्यादा तो VD ज्यादा, मेक सेंस, ठीक है। तो ऐसे डिजाइनर अगर एरोलास्टिसिटी को प्रिवेंट करना है कि डाइवर्जेंस ना हो, तो क्या करेंगे, हम जो फ्लेक्सुलर एक्सिस है और जो लिफ्ट लाइन है उसको पास लाने की कोशिश करेंगे, ताकि डाइवर्जेंस देर में करो। जितना देर में डाइवर्जेंस करोगा उतना ही हम सेफ होंगे, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एयरक्राफ्ट की स्टाल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइवर्जेंस स्पीड 16 या 17 हो तो स्टाल स्पीड के तुरंत बाद डाइवर्जेंस हो जाएगा। पर अगर इसी केस में डाइवर्जेंस स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो, जो कि एयरक्राफ्ट की मैक्स लिमिट से भी, मैक्स स्पीड लिमिट से भी ज्यादा हो, तो फिजिकली डाइवर्जेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऐसा इसको सोच सकते हैं ऐसे एयरक्राफ्ट डिजाइनर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए लेक्चर में।